सो हम इसको स्टार्ट। व्हाट आर अकाउंटिंग रूल्स एंड रेगुलेशन? डू यू हैव एन आइडिया व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग रूल्स? जब हम बात करते हैं रूल्स की, तो रूल्स का क्या मतलब होता है? क्या चीज जहन में आती है? Debit expenses. डेबिट एक्सपेंसेस नहीं, जस्ट आई एम सेइंग अबाउट द वर्ड रूल्स। रूल्स जब हम पढ़ते हैं तो उससे जहन में क्या आता है? जब रूल्स का वर्ड हम यूज करते हैं तो आपके जहन में क्या आता है? लाइक देयर आर सम Like रूल्स। how we do accounting. ओके। रूल्स मीन्स द प्रिंसिपल्स। रूल्स मीन्स द स्टैंडर्ड्स। ठीक है, रूल्स मीन्स स्टैंडर्ड्स, प्रिंसिपल, एथिक्स। मतलब आप कोई काम करते हैं तो उस काम करने का एक प्रोसीजर होता है, एक स्टैंडर्ड वे होता है। तो ऐसे ही व्हेन यू डू अकाउंटिंग, आप अकाउंटिंग करते हैं, आप इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, सॉरी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाते हैं, ये कोई भी काम करते हैं अकाउंटिंग का, तो अकाउंटिंग के भी कुछ रूल्स हैं, अकाउंटिंग के भी कुछ रेगुलेशंस हैं। उन रेगुलेशंस को प्यार से हम अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स भी कहते हैं। उन रेगुलेशन को हम प्यार से अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स भी कहते हैं। उन रेगुलेशंस को कुछ लोग कन्वेंशन भी कहते हैं। सो कुछ यूनिफॉर्म रूल्स हैं जब हम अकाउंटिंग कर रहे होते हैं। सो एक यूनिफॉर्म रूल जो बड़ा मशहूर है, जो आपने बहुत सुना होगा, बहुत कॉमनली यूज होता है, उसको हम बोलते हैं डुअल एस्पेक्ट। डुअल एस्पेक्ट। और कुछ लोग उसको डुअलिटी भी कहते हैं। व्हाट इज डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट? अच्छा, मैं भी बात कर रहा हूँ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स की। हमारे पास अकाउंटिंग जब हम करते हैं तो कुछ रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं, कुछ अजम्पशन है। तो उनको हम प्यार से अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट भी कहते हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स भी कहते हैं, अकाउंटिंग रूल्स भी कहते हैं। उसमें पहला है डुअल एस्पेक्ट। डुअल मीन्स टू। डुअल मीन्स टू, बाय। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब टू इफेक्ट, टू इफेक्ट्स। तो व्हाट डज दिस बेसिकली मीन? कि फॉर एवरी ट्रांजैक्शन, वेन एवर यू आर गोइंग टू रिकॉर्ड अ ट्रांजैक्शन, कोई भी एक्टिविटी होती है जब आप उसको रिकॉर्ड करते हैं, तो एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू इफेक्ट्स। कोई भी ट्रांजैक्शंस हो, उसके दो इफेक्ट्स होते हैं। एक इफेक्ट जो होता है वो डेबिट साइड पे होता है, और दूसरा इफेक्ट जो होता है वो क्रेडिट साइड पे होता है। और इन दोनों का जो टोटल है वो इक्वल होता है एक दूसरे के। इन दोनों का जो टोटल है वो इक्वल होता है एक दूसरे के। कैसे होता है? लाइक आपके पास एक ट्रांजेक्शन थी, कैश सेल्स ऑफ $300। अब हमें इसको रिकॉर्ड करना है। ड्यूरेबिलिटी कॉन्सेप्ट कहता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन हो, कोई भी एक्टिविटी, जब उसको रिकॉर्ड करना होगा, यू हैव टू रिकॉर्ड इट्स टू इफेक्ट, वन ऑन डेबिट साइड, वन ऑन क्रेडिट साइड। और आप सबको पता है कि हम कोई भी टी अकाउंट बनाते हैं उसकी दो साइड होती है, एक होता है डेबिट, एक होती है क्रेडिट। तो आपने बताना होगा कि कौन से टी अकाउंट जो है उसके डेबिट साइड पे इसका इम्पैक्ट जाएगा, और कौन से टी अकाउंट के क्रेडिट साइड पे इसका इम्पैक्ट जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों ही डेबिट हो जाएं, ऐसा ही नहीं हो सकता कि दोनों क्रेडिट हो जाएं। एक डेबिट होगा तो दूसरा क्रेडिट होगा। तो इसका क्या होगा सर? इसका हमारे पास अगर हम इसको रिकॉर्ड करेंगे, तो हम सबसे पहले कैश बुक में जो कैश अकाउंट है, जो कैश का कॉलम है, उसमें जाके डेबिट कर देंगे कितने? 300। कैश को जाके हम डेबिट कर देंगे। तो क्रेडिट किसको करेंगे? एक इम्पैक्ट तो हो गया कैश के ऊपर कि कैश आपके पास आ रहा है। व्हाट शुड बी द क्रेडिट सर? सर हमने सेल्स की है। सेल्स इज अवर इनकम। सेल्स इज अवर इनकम। और इनकम हमेशा क्रेडिट होती है। दूसरा, सेल्स में गुड्स जाते हैं, गुड्स रिड्यूस होते हैं। तो सेल्स की वजह से गुड्स रिड्यूस हो रहे हैं, तो सेल्स क्या होनी चाहिए सर? क्रेडिट होनी चाहिए। एक तो सेल्स इनकम है, इसके जरिए हमारे पास पैसा आता है, तो पैसा डेबिट, सेल्स क्रेडिट। सेल्स में गुड्स जारी होती हैं, तो अगर गुड्स का अकाउंट बनता तो वो क्रेडिट होगा। तो इसकी जगह पे हम सेल्स को क्या कर देते हैं? क्रेडिट कर देते हैं। तो आप देखें, ये ऊपर एक ट्रांजैक्शन थी, मैंने इसको रिकॉर्ड किया, तो आपने एक अजीब बात देखी होगी कि एक इसका इम्पैक्ट डेबिट पे पड़ा, दूसरा इम्पैक्ट इसका क्रेडिट पड़ा। और दूसरी चीज आपने ये देखी होगी कि हमने जब इसको रिकॉर्ड किया था, डेबिट किया 300, क्रेडिट किया 300, दोनों का टोटल बराबर है। तो हम जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, पेपर में सवाल आ जाए, हमने कौन सा प्रिंसिपल फॉलो किया? ड्यूअलिटी, डबल एस्पेक्ट। हमने कोई मिस्टेक की, और मिस्टेक को ठीक करने के लिए ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की, एक को डेबिट किया, एक को क्रेडिट किया, पेपर में सवाल आया विच प्रिंसिपल इज फॉलोड, हम बोलेंगे डुअल एस्पेक्ट, डुअलिटी। इज इट क्लियर कि डुअलिटी कॉन्सेप्ट किसे कहते हैं, डुअल एस्पेक्ट किसे कहते हैं? Yeah.
Yeah. Now come to next. नेक्स्ट है हमारे पास मैचिंग। इसको अक्रूवल बेसिस भी कहते हैं। सर व्हाट इज मैचिंग कॉन्सेप्ट, व्हाट इज मैचिंग प्रिंसिपल, व्हाट इज अक्रूवल प्रिंसिपल? दोनों सेम है वैसे, लेकिन ज्यादातर मैचिंग वर्ड ज्यादा यूज होता है। एनी आइडिया अबाउट मैचिंग कॉन्सेप्ट? हैव यू हर्ड दिस वर्ड मैचिंग? जी गाइस, हैव यू हर्ड दिस वर्ड मैचिंग बिफोर? Yeah. अच्छा, सो व्हाट डज दिस मैचिंग मीन्स? Is it related to trial balance? हम्म। ओके। Like, we will know that our transactions are right. ओके ओके। अच्छा अच्छा बेटा, व्हाट इज मैचिंग? मैचिंग को जरा मैं समझाने से पहले बता दूं कुछ। यू मेक द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। आप सब लोग एक स्टेटमेंट बनाते थे प्रॉफिट एंड लॉस की। क्या क्या आता था उसमें? व्हाट डू रिकॉर्ड इन दैट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस? हमारे पास पांच चीजें हैं: एसेट, लाइबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंस एंड इनकम। उसमें क्या आता था? इसमें कौन सी दो चीजें आती थी? नेम जरा बताएं उनके। जी गाइस, व्हाई यू पीपल आर साइलेंट? यू कैन स्पीक थ्रू चैट एज वेल। आप लोगों ने इनकम स्टेटमेंट बनाई थी? आर यू देयर? Expenses, right? हाँ। When you made income statement, which type of things would be recorded in income statement? कौन सी रिकॉर्ड करते थे? एसेट, लाइबिलिटी, कैपिटल, इनकम, एक्सपेंस, ये पांच चीजें कौन सी लिखते थे इसमें? Expenses, और revenue, इनकम, शाबाश। हम इसमें शॉर्ट टर्म पे दो चीजें लिखते थे, वन वाज इनकम एंड अनदर वाज एक्सपेंस। ठीक है। सो व्हाट हैपन, ये जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है ये 12 मंथ्स की बनती है, ये फॉर ईयर बनती है। कितने महीने की बनती है? for an year. फॉर एन ईयर, 12 मंथ्स। ठीक है। सो जब हम इनकम रिकॉर्ड करते हैं तो इसमें 12 मंथ्स की इनकम रिकॉर्ड करते हैं, 13 मंथ्स की नहीं करते, 14 मंथ्स की नहीं करते। क्योंकि what you are doing, you are making income statement. In income statement you will write income, you will write expense. अगर इनकम 2 साल की हो और एक्सपेंस 1 साल का हो, डू यू थिंक हमने इनकम स्टेटमेंट सही बनाई है? इनकम हम 2 साल की लिखें कि 2 साल में इतनी सेल्स हुई, या 3 साल की लिखें 3 साल में इतनी सेल्स हुई, और फिर सिर्फ एक ही साल का प्रॉफिट माइनस करें, डू यू थिंक कि हमने करेक्ट किया? No. तो क्या करना चाहिए था? व्हाट शुड वी डिड देन? अगर 2 सालों की इनकम लिख रहे हैं तो एक्सपेंस कितने सालों का होना चाहिए था? जी बेटा। I didn't get you. हाँ, आई एम सेइंग बेटा, व्हेन वी आर मेकिंग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, व्हेन वी आर मेकिंग इनकम स्टेटमेंट, so normally what we do, we write the income for 1 year as well as the expense for 1 year, that both should be on same page, both should be on same page। अगर इनकम 12 महीनों की है तो एक्सपेंस भी हम 12 महीने का लिखते थे, ताकि दोनों क्या हो, सेम पेज के ऊपर हो और कंपैरिजन हमारे लिए आसान बने। Now, what I'm saying, I made the statement of profit and loss where I wrote income for 2 years। कितने सालों की? 2 सालों की मैंने सेल्स दिखी, बट एक्सपेंस सिर्फ 1 ईयर का लिखा। तो आपने कहा इट इज नॉट करेक्ट, तो फिर करेक्ट क्या होता? देन व्हाट शुड बी द करेक्ट थिंग देन? आप होती तो करेक्शन के लिए क्या करती? Will we take out some expenses? यस यस यस, एक्सीलेंट। अगर इनकम 2 सालों की है तो एक्सपेंस भी कितने सालों का होना चाहिए? फिर 2 सालों का होना चाहिए। सो व्हाट इज मैचिंग कॉन्सेप्ट? मैचिंग कॉन्सेप्ट ये कह रहा होता है, व्हेन, जी जी ये भी सही है, ये भी सही है। मैचिंग कॉन्सेप्ट ये कहता है व्हेन यू आर मेकिंग इनकम स्टेटमेंट, तो इनकम अगर आप 12 मंथ्स की लेंगे, कितने मंथ्स की लेंगे? 12 मंथ की, तो एक्सपेंस भी 12 महीने का होगा। नॉर्मली स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस साल की होती है। आपने इसके नीचे एक वर्डिंग देखी होगी, फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड। व्हाट डज दिस मीन? कि ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस 1 साल की है, तो इनकम अगर 1 साल का होगा तो एक्सपेंस भी 1 साल का होगा। हमारे पास होता क्या है, समटाइम जो हम एक्सपेंस पे करते हैं वो ज्यादा होता है,
और जो हमारा एक्सपेंस बनता है वो कम होता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, हमारा जो एक्सपेंस है एक महीने का वो 1000 है। कितने का है? 1000। लेकिन जो हमने पे किया था एक्सपेंस वो था अराउंड 14,000। 2,000 हमने ज्यादा पे किए थे, एडवांस पेमेंट की थी। ठीक है। रेंट हर महीने कितने बनता था? 1,000। 12 महीने का कितना होगा? 12,000। लेकिन हुई पेड 14,000। सर क्यों ज्यादा दिया? एडवांस पेमेंट कर दी अगले साल की। सो जब हम इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे तो इनकम स्टेटमेंट में हम 14,000 नहीं लिखेंगे। क्यों सर? इसलिए नहीं लिखेंगे, ये 14,000 ये है 14 मंथ्स का, जबकि इनकम स्टेटमेंट साल की बनती है। इनकम स्टेटमेंट में जो इनकम होती है वो भी फॉर फॉर ईयर आती है, एक साल की आती है। तो एक्सपेंस भी कितना आना चाहिए? एक साल का। तो मैं क्या करूंगा, अगर हर महीने का मेरा हजार यानी 2,000 रुपये हमने ज्यादा पे किए हैं, वो 2,000 इसमें से माइनस कर दूंगा। इनकम स्टेटमेंट में मैं लेके जाऊंगा कितने? 12,000 लेके जाऊंगा। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में कितने लेके जाऊंगा? 12,000 लेके जाऊंगा। इन शॉर्ट, एक होता है एक्सपेंस पेड, एक हमारे पास होता है एक्सपेंस पेड, और एक हमारे पास होता है एक्सपेंस इनकर्ड। एक होता है एक्सपेंस पेड, एक होता है एक्सपेंस इनकर्ड। आईएएस के अंदर, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, जो एक्सपेंस जाएगा वो ये वाला जाएगा जो कि हमने इनकर्ड किया है। पेड नहीं जाएगा। पेड अगर कम है तो हम उसमें कुछ प्लस करते हैं, पेड अगर ज्यादा है तो फिर हम उसको माइनस करते हैं, ताकि जो हमारा 12 महीने का एक्सपेंस होता है वो ही जाए आपकी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। इसको हम बोलते हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट। तो आगे हमारा टॉपिक है अक्रूड एंड प्रीपेमेंट, वो फिर सीखेंगे इंशाल्लाह आगे। एनी क्वेश्चन फ्रॉम दिस प्लेस? No. What about Simra? What about Sihan? Have you understood this concept? Matching concept क्या होता है? Sir, can you explain expense include again? Can you get it? अच्छा, मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। देखिए, यू हैव गिवन अ प्लेस टू समवन एल्स। यू हैव गिवन अ प्लेस सम टू समवन एल्स, किसी और को अपने रेंट पे जगह दी। किसी और को अपने रेंट पे जगह दी है, और आपने रेंट पे जगह दी है अराउंड 1,500 की। यू आर हैविंग अ टीनेंट, किराएदार। आपने उसको एक रूम दिया है, $1,500 के लिए किराए पे दिया है। ठीक है। नाउ दिस इज योर इनकम। नाउ दिस इज योर इनकम। अच्छा, जब आपने इसको किराए के लिए दिया तो वो आपको किराया पे करता था, वो आपको पैसे देता था। पूरे साल में जो आपने पैसे रिसीव किए, 19,500 आपने रिसीव किए। कितने? सर 19,500 आपने रिसीव किए। ठीक है। आपने जो है $1,500 ज्यादा रिसीव किए, एक्स्ट्रा रिसीव किए। सर समझ में नहीं आया, मैं जरा आपको समझाता हूँ। हर महीने रेंट कितना बनता था सर? हर महीने रेंट 1,500 बनता था। साल में कितने महीने होते हैं? सर 12 मंथ्स होते हैं। तो 1,500 को 12 से मल्टीप्लाई किया, यू गॉट $18,000। और आपने पे कितना किया है? 19,000। सॉरी, आपने रिसीव कितना किया है? 19,500। आपने जो है क्या नाम है, जो रेंट रिसीव किया है टेनेंट से वो किया है 19,500। और पूरे साल का आपका रेंट कितना बनता है? 18,000। नाउ व्हाट्स द प्रॉब्लम? इनकम और एक्सपेंस जाके रिकॉर्ड होते हैं किसमें? आईएएस में। इनकम और एक्सपेंसेस जाके रिकॉर्ड होते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। सो द प्रॉब्लम इज दैट, एक होती है इनकम रिसीव्ड, एक होती है इनकम रिसीव्ड जो आपने रिसीव की, जो कि सवाल में बनती है $19,500। एक वो इनकम होती है जो आपने अर्नड की है, आपने कमाई है। तो आपने जगह दी थी किराए पे किसी को, जगह दी थी किसको? किराए पे दी थी। और अभी साल हुआ है, अभी एक साल हुआ है सिर्फ उसको, 12 महीने हुए हैं। तो आपने जो कमाई है जिस पे आपका हक बनता है, यानी उसने आपको एक्स्ट्रा पैसे दिए हैं जिस पे आपका हक बनता है, क्योंकि 12 महीने गुजर चुके हैं, तो आपका जो हक बनता है वो 12 महीने पे बनता है। वो कितना है? अगर एक महीने का $1,500 है, तो 12 महीने का कितना बनेगा सर? 12 महीने का बनेगा $18,000। ये वो इनकम है जिस पे आपका हक बनता है। ये वो इनकम है, क्योंकि साल हो गया सिर्फ, जस्ट 1 ईयर हो चुका है। ये वो इनकम है जिस पे आपका हक बनता है। और दूसरी वो इनकम है
जो कि आपको मिली है, जो कि आपने रिसीव की है। सो हम जब इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं, तो वो बनती है 12 महीने की। कितने महीने की बनती है सर? ईयर की बनती है। वो बनती है 12 महीने की। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है? मैचिंग कॉन्सेप्ट ये कहता है, while you are recording income, while you are recording expenses, income statement is made for 12 months। तो इन एक्सपेंसेस कितने अरसे के आने चाहिए? 12 महीनों के। इनकम कितने अरसे की आनी चाहिए? 12 महीने की। ठीक है। इससे ज्यादा होगी तो आपने वो एडजस्ट करना होगा। तो इस सवाल में एक हमारे पास 19,500 है, एक हमारे पास 18,000 है। तो इनकम स्टेटमेंट 12 महीने की, उसमें एक्सपेंस भी 12 महीने के, तो इनकम भी 12 महीने की आएगी, एंड डेट वुड बी 18,000। ये है मैचिंग कॉन्सेप्ट, कि यू हैव टू मैच योर इनकम अगेंस्ट एक्सपेंसेस इनकर्ड। यू हैव टू मैच योर इनकम अगेंस्ट एक्सपेंसेस इनकर्ड। जी बेटा। इज इट अंडरस्टूड सिमरा बेटा? Yes. नाउ कम टू अनदर कॉन्सेप्ट। दो कॉन्सेप्ट हो गए, एक मैचिंग हो गया, एक डू एस्पेक्ट हो गया। अनदर कॉन्सेप्ट इज प्रूडेंस। आपने इंग्लिश में एक वर्ड सुना होगा, प्रूडेंट। क्या मतलब है प्रूडेंट का? बी प्रूडेंट। प्रूडेंट का मतलब है Aware of एहतियात। something? जी जी। प्रूडेंट का मतलब है एहतियात। प्रूडेंट का Yeah. मतलब है बी केयरफुल। बी केयरफुल, प्रूडेंट का मतलब क्या है? बी केयरफुल। तो व्हाट इज प्रूडेंट, व्हाट इज प्रूडेंस कॉन्सेप्ट? मैं एक ही वर्ड लिखूंगा, बी केयरफुल। ठीक है। बी केयरफुल, मेक योर। तस्वीर भी जरा अच्छी बनाइए, कार्टून टाइप बनाइए। तस्वीर मुझे थोड़ा चेंज करनी चाहिए थी, अलर्ट वाली देनी चाहिए थी। तस्वीर को थोड़ा चेंज कर देता हूँ, अलर्ट टाइप बना देता हूँ, थोड़ा अलर्ट वाली। ठीक है। तो बी केयरफुल। सो व्हाट इज प्रूडेंस कॉन्सेप्ट? प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है कि देयर आर टू लॉसेस, वन इज कंफर्म्ड, वन इज एक्सपेक्टेड। वन इज कंफर्म्ड, वन इज एक्सपेक्टेड। कंफर्म तो वो होते हैं जो आपको पता हो गया होता है कि ये लॉस हो गया, ठीक है, वो तो हो गए, यू वर नॉट प्रिपेयर, कोई बात नहीं। कुछ लॉस हैं जो एक्सपेक्टेड हैं, जो जाके फ्यूचर पे होने हैं। तो पहले मैं लिख देता हूँ व्हाट इज प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। माइक बंद कर दें। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है कि ऑल एक्सपेक्टेड लॉसेस, एक्सपेक्टेड मतलब फ्यूचर में जाके कंफर्म होगा, अभी नहीं, फ्यूचर में जाके कंफर्म होगा, शुड बी रिकॉर्डेड, लाजमी रिकॉर्ड करने हैं। एक्सपेक्टेड लॉस है, फिर कंफर्म नहीं है, अभी हम श्योर नहीं है, 90% 80% श्योर नहीं है, लेकिन हमें आगे जाके लगता है होगा, अभी नहीं होगा, आगे जाके लगता होगा, चांसेस हैं, 50%, 60%, 70% चांसेस हैं, हमें आगे जाके कंफर्म होगा। तो ये कहता है कि वो लॉस रिकॉर्ड करो, जो लॉस फ्यूचर में तुम्हें होना है, अगले साल होना है, उसको रिकॉर्ड करो, अभी नहीं हो रहा लेकिन अगले साल हो रहा है, रिकॉर्ड करो। अपने एक्सपेंस में रिकॉर्ड करो, अपने प्रॉफिट को रिड्यूस करो। सर क्यों रिकॉर्ड करें? ताकि आप अपने एसेट्स को और अपने प्रॉफिट को बढ़ाएं नहीं। क्योंकि अगर आप एक्सपेक्टेड लॉसेस नहीं रिकॉर्ड करेंगे, आप एक्सपेक्टेड लॉस इज लाइक एन एक्सपेंस, अगर वो नहीं रिकॉर्ड करेंगे तो आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। ठीक है, आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। आप नहीं रिकॉर्ड करेंगे एक्सपेक्टेड लॉस, एक्सपेक्टेड लॉस बाद में जाके एसेट से माइनस होता है।
तो अगर आपने एक्सपेक्टेड लॉस को रिकॉर्ड नहीं किया तो आपका प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा, आपका एसेट भी बढ़ जाएगा, एंड अल्टीमेटली जब ये दोनों चीजें ज्यादा होंगी तो आप इनएफिशिएंटली बिजनेस को चला रहे होंगे। सर समझ में नहीं आया। आई वॉन्ट टू आस्क वन क्वेश्चन। आपके मोबाइल में बैटरी है 100% और आपकी मोबाइल की बैटरी है 15%, कब जाके थोड़ा केयरफुल होके चलाएंगे मोबाइल को? थोड़ा रिलैक्स इजी हो, मतलब यानी मोबाइल को थोड़ा केयरफुल होके, प्रूडेंट होके, एहतियात से चलाएंगे, जब मोबाइल की बैटरी 100% हो या जब मोबाइल की बैटरी 15% हो? 15. 15 बिकॉज यू नो कि 100% है, कोई इशू नहीं है। इंस्टाग्राम यूज कर लो, सोशल मीडिया यूज कर लो, शबाना हो, शबनम हो, हेलो बेबी, हाउ आर यू, आई मिस यू, कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन व्हेन इट इज 15% देन मसला है, देन इशू है। और लाइट ना हो तो और मसले खड़े हो जाएंगे। तो आप यहाँ पर फिर हेलो बेबी वगैरह कुछ भी नहीं करेंगे, फिर आप बोलेंगे गुड बाय बेबी, आप ख्याल करेंगे। सो व्हेन देर इज 15% देन देर इज अ प्रॉब्लम। तो आप थोड़ा एहतियात से चलाएंगे। तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट भी यही कहता है कि भाई जब आप प्रॉफिट को बढ़ा दोगे, आप अपने एसेट्स को बढ़ा दोगे, तो बिजनेस फिर अच्छा नहीं चलेगा। तो कोई एक्सपेक्टेड लॉस है तो उसको रिकॉर्ड करो, उसके रिकॉर्ड करने से क्या होगा? एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, एक्सपेंसेस बढ़ेंगे तो प्रॉफिट कम होगा, प्रॉफिट कम होगा तो आप तरीके से बिजनेस को चलाओगे, इंसान बन के बिजनेस चलाओगे। वरना अगर आपने, और दूसरी बात मैं आपको एक बात बोलता हूँ, कुछ लोग कहते हैं चीज तो बाद में होनी है तो बाद में देखेंगे। यू कैम टू नो कि आपका जो एग्जाम है वो फेब में होगा, तो व्हेन यू विल स्टार्ट योर प्रिपरेशन? फेब के महीने में स्टार्ट करेंगे या उससे पहले करेंगे? Before that. एक्सीलेंट। आप कोशिश करेंगे, जैसे ही मुमकिन हो स्टार्ट करेंगे, जैसे ही फ्री हो आप स्टार्ट करेंगे तैयारी। यू कैम टू नो कि सऊदी अरब में आफ्टर 6 डेज पानी नहीं होगा, आफ्टर 6 डेज 3 डेज के लिए पानी नहीं होगा। तो पानी कब से स्टॉक करना शुरू कर देंगे आप लोग? अभी से या एक दिन पहले? From now. फ्रॉम नाउ। ठीक है, तो मैं यही कह रहा हूँ, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है इफ देयर इज एन एक्सपेक्टेड लॉस, सो यू शुड बी प्रिपेयर फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। तो बेस्ट तरीका क्या है? जो भी लॉस फ्यूचर में होना है उसको आज रिकॉर्ड करो। अब ये हमने कुछ चीजें नहीं पढ़ी, वरना मैं इसकी एग्जांपल में आपको बताता। इसकी एग्जांपल में कुछ चीजें हैं, मैं लिख देता हूँ। इसकी एग्जांपल में हम आगे सीखेंगे इंशाल्लाह। एक एक्सपेक्टेड लॉस होता है, उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। ये हम आगे सीखेंगे। एक एक्सपेक्टेड लॉस होता है, उसको हम बोलते हैं डाउटफुल डेट। एक और एक्सपेक्टेड लॉस होता है, इन्वेंट्री बिलो कॉस्ट। तीन तरह के आपको एडजस्टमेंट्स मिलेंगी। डेप्रिसिएशन क्या है? मैंने एक नॉन करेंट खरीदा 10,000 का, मैंने एक नॉन करेंट खरीदा, फॉर सपोज मैंने एक मोबाइल खरीदा 10,000 का, मैंने पूरा साल उसको यूज किया, पूरा साल यूज किया। साल के बाद वैल्यू बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? आफ्टर 1 ईयर व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द मोबाइल? विल इट बी डिक्रीज और विल इट इंक्रीज? पूरा साल यूज किया, खूब यूज किया, डॉलर 10,000 का खरीदा था, क्या होगा मुझे जल्दी से बताएं। जी बेटा। The value won't change. वैल्यू विल चेंज एंड इट माइट डिक्रीज। आप जब कोई चीज लेते हैं ना बाजार से, और जब उसको इस्तेमाल करते हैं तो मार्केट में कोई से अपडेटेड टेक्नोलॉजी आ जाती है, मार्केट में वो टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट हो जाती है जो आपके पास है। और दूसरी बात, लोग नई चीज खरीदे और पुरानी खरीदे, बहुत फर्क है। आपने पूरा साल उसको इस्तेमाल किया है तो जाहिर है आपने उससे फायदा उठाया होगा, आपने उसको यूज किया होगा, उसकी बैटरी में, मोबाइल में, उसकी परफॉर्मेंस में बहुत फर्क आ गया होगा। तो वो मोबाइल अगर आज आप सेल करें साल के बाद, सेल किया नहीं है लेकिन सेल करें, तो कितने का जाएगा सर? डॉलर 7,000 का। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। सो व्हाट इज डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन इज द फॉल इन द वैल्यू ऑफ द नॉन करेंट एसेट। कि हमारा नॉन करेंट एसेट 10,000 का था, अब 7,000 का हो गया। कितना फॉल आया है सर? 3,000। एक होता है एप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन बोलते हैं बढ़ने को, डेप्रिसिएशन बोलते हैं फॉल होने को। सो एक्सपेक्टेड फॉल क्या? एक्सपेक्टेड फॉल इन द वैल्यू ऑफ नॉन करेंट एसेट इज नोन एज डेप्रिसिएशन। तो ये डेप्रिसिएशन इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे, ये हमारे पास एक एक्सपेंस है।
और ये एक्सपेक्टेड एक्सपेंस है, हमें कंफर्म नहीं, हम अंदाजा लगा रहे हैं कि ये जो 10,000 का मोबाइल था, अगर आज बेचेंगे कितना मिलेगा, तो 7,000 मिलेगा। तो 3,000 का हमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। इस लॉस को प्यार से बोलते हैं डेप्रिसिएशन। ये जो एक्सपेक्टेड लॉस है, ये हम क्यों रिकॉर्ड करते हैं, टू कंप्लाई विद प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। यहां तक बात क्लियर है। Yes. Yes. इसी तरीके से आपने इन्वेंट्री खरीदी, इन्वेंट्री वॉज कॉस्ट अराउंड 1,000 रुपए, ठीक, लेकिन ये सेल नहीं हुई। आप इसको सेल करते थे नॉर्मली 1,300 का, बट ड्यू टू लो डिमांड, गवर्नमेंट ने कोई पाबंदी लगाई या कुछ हुआ, ये सेल नहीं हुई, इतनी खास सेल नहीं हुई। और इसके मुकाबले में मार्केट में अच्छी चीजें आ गई, इतनी अच्छी आ गई, जो चीज हम 1,000 की बेच रहे हैं, एक और हमारा कंपेटिटर है, वो 900 में इससे बेहतर चीज खरीद रहा है, बेहतर बेच रहा है। जो चीज हम कस्टमर को 1,000 रुपए में दे रहे हैं, इसी तरह की चीज, बल्कि इससे बेहतर क्वालिटी की चीज, वो 900 की दे रहा है। तो मुझे पता है क्या इम्पेक्ट पड़ेगा सर। जितने भी हमारे पास कस्टमर्स आते हैं, दे विल आस्क कि सर डिस्काउंट करें। अगला बंदा आपसे बेहतर चीज 900 की दे रहा है, हम फिर भी आपके पास आ रहे हैं, आप 1,000 की क्यों दे रहे हैं, आप डिस्काउंट करें। तो मजबूरन मैं आपको बोलता हूँ कि अगर हमारे पास मार्केट में क्या हो जाए, डिमांड लो हो जाए, इन्वेंट्री की डिमांड क्या हो जाए, लो हो जाए, हालात ऐसे आ जाए कि जो चीज मैं 1,300 की सेल कर रहा हूँ, अब जो कॉस्ट मेरी आ रही है 1,000, इससे भी सस्ती चली जाए। ये तब जब जा सकती है जब वारंटी खत्म हो जाए। ये तब ऐसा हो सकता है जब ये मार्केट में क्या हो जाए, आउटडेटेड हो जाए। ये तब हो सकता है ये डैमेज हो जाए। और ऐसा हो कि ये चीज आगे जाके मार्केट में सेल हो कितने की, $900 की। अगर मैं इसको सेल करता हूँ, अभी सेल किया नहीं, लेकिन मैं इसको सेल करूं कितने का, $900 का, फ्यूचर में एक्सपेक्टेड है, तो मुझे पता है इज देयर अ लॉस और नॉट। कि एक चीज मैंने 1,000 की खरीदी है, मैं 1,300 की बेचता हूँ, लेकिन मार्केट में ये आउटडेटेड हो गई है, मार्केट में ये चीज यानी बहुत पुरानी हो गई है, इससे बेहतर टेक्नोलॉजी आ चुकी है। तो अब अगर मैं इसको बेचूंगा, तो 1,300 तो बहुत दूर की बात है, कितने का जाएगा, 900 का जाएगा। तो मुझे कोई लॉस हो रहा है, नहीं हो रहा। आई एम आस्किंग। Yes. यस, देयर इज अ लॉस ऑफ 100, क्योंकि मैंने कितने का खरीदा था सर, मैंने 1,000 का खरीदा था, और ये 900 का सेल होगा, अभी सेल किया नहीं, लेकिन एक्सपेक्टेड है, क्योंकि मेरा जो कंपेटिटर है वो 900 की सेल कर रहा है, और दूसरा उससे भी सस्ती। तो एक्सपेक्टेड है कि ये 900 में चली जाएगी, 1,000 तो बहुत मुश्किल है, लेगा ही नहीं कोई, क्योंकि लोग बोलेंगे 900 की तो मिल रही है बाजार से, 1,000 की क्यों खरीदें। चलो भाई, क्वालिटी अच्छी है तो ठीक है, आपसे सेम प्राइस पे देंगे, लेकिन ऊपर नहीं देंगे। तो बताने का मतलब है 1,000 की चीज है, लेकिन मैं बेचूंगा तो मुझे 900 मिलेंगे, सो देयर इज अ लॉस ऑफ 100। ये लॉस रिकॉर्ड होगा। वाई, टू कंप्लाई विद प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है इफ देयर इज एन एक्सपेक्टेड लॉस सच एज डेप्रिसिएशन, आपने नॉन कैश 10,000 का लिया, अब बेचोगे 7,000 का जाएगा, 3,000 का लॉस है, ये रिकॉर्ड होना चाहिए। आपने इन्वेंट्री खरीदी, कॉस्ट पे खरीदी, लेकिन ड्यू टू सम रीजन इसकी वैल्यू कम हो गई और कॉस्ट से भी कम पैसे मिलेंगे, तो भले ही एक्सपेक्टेड लॉस हो, अभी बेची नहीं इन्वेंट्री, लेकिन आपने रिकॉर्ड करना है। ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। हम लोगों ने आज एक ड्यूलिटी कॉन्सेप्ट पढ़ा। ठीक है, ड्यूलिटी कॉन्सेप्ट ये रहा कि हर ट्रांजेक्शन के दो इम्पैक्ट होते हैं, एक डेबिट एक क्रेडिट, और दोनों का टोटल बराबर होता है। दूसरा हमने मैचिंग कॉन्सेप्ट पढ़ा। मैचिंग कॉन्सेप्ट ने कहा कि भाई हम जो भी एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं या इनकम रिकॉर्ड करते हैं, वो 12 महीने के होंगे, 12 महीने से ऊपर के नहीं होंगे। भले आपने 12 महीने से ज्यादा कर दिया हो, पर इनकम स्टेटमेंट में 12 महीने के आएंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में 12 महीने के आएंगे, और दोनों चीजें एक दूसरे से मैच होनी चाहिए। फिर प्रूडेंस कॉन्सेप्ट पढ़ाया। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट में मैंने कहा कि एहतियात, बी केयरफुल। तो कोई भी फ्यूचर का एक्सपेक्टेड लॉस है, वो आज जाके रिकॉर्ड होगा। ठीक है, उसकी एग्जाम्पल में डेप्रिसिएशन और इन्वेंट्री बिलो कॉस्ट के बारे में मैंने बात की। एनी क्वेश्चन। No, I'm clear. तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास